everyone, welcome to our channel परीक्षा for competitive examinations नाम श्वेता। आज हम करने वाले हैं लूसन बुक की वन लाइनर्स। आज की है डे 3। फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस हो गया है। इसकी प्लेलिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी प्लेलिस्ट बनाया जाएगा। उससे आप रिवाइज भी कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज के वन लाइनर्स कौन से हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन लाइनर आ गया है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल वाज डिस्कवर्ड इन 1954। यहाँ पे देखना, लोथल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है जो डिस्कवर किया गया है 1954 में। अगर हम बात करेंगे किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, तो ये SR राव के द्वारा डिस्कवर किया गया है, ठीक है। SR राव के द्वारा डिस्कवर किया गया। अगर हम बात करेंगे कौन से रिवर के बिसाइड में था लोथल, तो ये बुगोवा रिवर के बिसाइड में था। पता ही है ना सारे लोगों को, बुगोवा, ठीक है। देन कहाँ पे था ये? राइट नाउ कहाँ पे है ये? अहमदाबाद, गुजरात में है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है लोथल, डिस्कवर किया गया है 1954 में SR राव के द्वारा। बुगोवा रिवर के साइड में है, अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कब से कब तक था? 2500 BC से लेके 1750 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था, ठीक है। याद रख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे कौन से साइट्स थे यहाँ पे, एक तो हड़प्पा था। सबसे पहले डिस्कवर किया गया है हड़प्पा को। कब किया गया है? 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया गया है दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, साहनी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहनजोदारो। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोहनजोदारो। इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है ना, पता ही आप सारे लोगों ने देखा ही होगा। 1922 में डिस्कवर किया गया है RD बनर्जी के द्वारा, ठीक है, RD बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाहुदारो। ये भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, डिस्कवर किया गया है मैकी के द्वारा। मैकी ने इसको 1925 में डिस्कवर किया, तो माजुमदर ने डिस्कवर किया है इसको 1931 में, ठीक है, ठीक है। समझ में तो आ रही है ना आप सारे लोगों को। चलो नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगन। कालीबंगन कब डिस्कवर किया गया है? 1951 में। किसके द्वारा? एक घोष के द्वारा डिस्कवर किया गया है। ये सारे ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट एंड उसका ईयर, ठीक है, याद रख लीजिए। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे बानावली। बानावली के बारे में, इसको डिस्कवर किया गया है 1973 में। किसके द्वारा? RS डिस्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धोलावीरा के बारे में। इसको कब डिस्कवर किया गया है? 1967 एंड 68 के बीच में इसको डिस्कवर किया गया है। किसके द्वारा? JP जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? JP जोशी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइट्स है ये, एंड ये याद रख लीजिए बिल्कुल। फिर 2500 BC से 1750 BC तक INC एग्जिस्ट हुआ करता था, ठीक है, ओके। उसके बाद आर्यंस आ गया है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पशुपति नाथ टेम्पल इज इन काठमांडू, नेपाल। पशुपति कौन है? शिव जी ही है। हम मानते हैं शिव जी ही पशुपति है, क्योंकि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता था, वो एक गॉड को वर्शिप करते थे, और एक गॉड को वर्शिप करते थे, और उसको एक नाम दिया है, वो है पशुपति। तो वो पशुपतिनाथ टेम्पल अभी काठमांडू नेपाल में है, ठीक है ना। और ये डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा को ही ऑब्वियसली, ठीक है। और
सबसे इम्पोर्टेंट बात इस टेम्पल का ये है कि नेपाल की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया की नहीं, याद रखना, नेपाल की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको इंक्लूड किया गया है, इस टेम्पल के कॉम्प्लेक्स को, ठीक है ना, इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है नेपाल में, ठीक है। सो अगर थोड़े इम्पोर्टेंट टेम्पल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारा पहला टेम्पल देखना अंकोर वाट, ये कहाँ पे है, कंबोडिया में है, ठीक है ना। थोड़ा इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, नोट डाउन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बेलूर मठ के बारे में बात करेंगे। बेलूर मठ कहाँ पे है, हावड़ा, वेस्ट बंगाल में, पता ही है ना सारे लोगों को, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेम्पल्स बता रही हूँ, लिख लेना। देन सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है, पता ही है ना, कोणार्क उड़ीसा में है सन टेम्पल। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगेन दिलवारा टेम्पल, कहाँ पे ये, माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। और कौन से है, रामनाथ स्वामी टेम्पल है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, रामनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पे है, तो ये हमारे तमिलनाडु में है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबरीमला टेम्पल, केरला में है, अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, राइट। देन नेक्स्ट आती है सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है ना। सो थोड़े इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, इनमें से काफ़ी सारे के सारे एक्चुअली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अंकोर वाट पूछा नहीं गया क्या, बेलूर मठ, सन टेम्पल, दिलवारा, रामनाथ, सबरीमला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से भी रिपीट हो सकता है, याद रख लीजिए। सो चलो, so next देखना, deficiency of vitamin K causes non-clotting of blood, okay, phyloquinone is its chemical name। so यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमारा विटामिन होते हैं बॉडी में, जो विटामिन होते हैं ना, उसमें से अगर विटामिन के की कमी होती है आपकी बॉडी में, अगर कुछ छूट आ गया बाय मिस्टेक, तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता, ब्लड आता ही रहता है बाहर पूरा, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि विटामिन के अगर कम करनी है, सॉरी बढ़ाना है, यानी सॉरी ब्लड क्लॉटिंग को कम करनी है, विटामिन के को ज़्यादा का करनी है, तो क्या करना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स में ज़्यादा पाया जाता है विटामिन के, ठीक है ना। ओके, लीफी वेजिटेबल्स खानी है, अगर आपकी ब्लड क्लॉट नहीं हो रही है ना, फटाफट कल से लीफी वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दो। अगर हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में, सो इसकी कमी है तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाता है, ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस। देन क्या खाना चाहिए आप लोगों को, ऑरेंजेस खानी है काफ़ी सारे, एंड कैरेट्स खाना है, ठीक है ना। कैरेट्स इसलिए आँखों के लिए अच्छे हैं बोलते हैं ना, इसलिए ये हमारी दादी लोगों को भी पता है कि कैरेट्स आँखों के लिए अच्छे है। तो चलो विटामिन डी देखते हैं, विटामिन डी किस चीज़ नहीं है तो कौन सी बीमारी आती है, तो वो है रिकेट्स, रिकेट्स आ जाती है। ओके, क्या खाना चाहिए आपको, फिश खाना चाहिए, एग खाना चाहिए, मशरूम्स खाना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब में फिश, एग, मशरूम्स में विटामिन डी ज़्यादा पाया जाता है, या सनलाइट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। सो ये क्या कॉज करती है, इनफर्टिलिटी, ओके, इनफर्टिलिटी कॉज करती है विटामिन ई। सो ये सब विटामिन ई ना मोस्टली ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है, ठीक है। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा लेनी है, मैंने मोस्टली देखा है थोड़े लोग तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाते ही नहीं है, इसलिए विटामिन ई की डेफिशिएंसी से ना इनफर्टिलिटी ही नहीं, लाइक हेयर फॉल होना लगता हो जाता है, ओके, मोस्ट प्रॉबेबली, ठीक है। नेक्स्ट देखना विटामिन सी, विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी हो जाती है, ठीक है। एंड विटामिन सी सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं,
सबसे ज्यादा लेमन, ऑरेंज। ठीक है, ये आपको कहानी है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B1 की कमी है तो क्या हो जाता है, आपको बेरी बेरी हो जाती है। सिर्फ विटामिन B1 का साइंटिफिक या केमिकल नेम याद रख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थाइमाइन। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में थाइमाइन। ठीक है, सो ये किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, राइस। सो अगर राइस बोली तो यहाँ पे वाइट राइस नहीं, ये ब्राउन राइस में ही पाया जाता है। ठीक है, ब्राउन राइस में पाया जाता है B1। ओके, वाइट राइस में कुछ नहीं होता है बस। देन ओट्स में होता है, देन लिवर में होता है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन B2। तो इसकी केमिकल नेम याद रख लेना, वो है रिबोफ्लाविन। तो इसकी कमी की वजह से स्किन ड्राई हो जाता है। ठीक है, सो ये किस में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं ना हमारे, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें में पाया जाता है विटामिन B2। ओके, इतना ही रखते हैं। ठीक है, सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो ब्लैक रेवोल्यूशन सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया है यहाँ पे, ब्लैक रेवोल्यूशन रिफर्स टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन। सो यहाँ पे रेवोल्यूशंस को क्यों लेके आए हैं, सो रेवोल्यूशंस को इसलिए लेके आए क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन है उसको हाई करे, यानी जो कमी है हमारे कंट्री में उसको बढ़ाने के लिए, सबको प्रोवाइड करने के लिए रेवोल्यूशंस को लेके आए थे थोड़े लोगों के द्वारा। थोड़े फादर्स भी है, उनके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लासेस में इंक्लूड करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कौन से रेवोल्यूशंस है और किस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश में है। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे सिल्वर फाइबर प्रोडक्शन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सिल्वर फाइबर किसको बोलते हैं, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जो है कॉटन को रिफर कर दिया। ठीक है ना, किसको रिफर कर दिया, कॉटन को रिफर कर दिया। अगर हम येलो रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये ऑयल सीज को बढ़ाने के लिए इसको लेके आया गया था। ठीक है ना, देन वाइट रेवोल्यूशन सबसे जस्ट कलर एंड प्रोडक्ट सेम होता है। ठीक है, याद रख लीजिए इस तरह। सो वाइट कौन सा होता है, मिल्क वाइट कलर में होता है, सो मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना, अगर हम राउंड रेवोल्यूशन की बात करेंगे, राउंड कौन सा होता है, गोल गोल पोटैटो होता है। सो पोटैटो को बढ़ाने के लिए इसको लेके गए आए थे। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किए गए है इसकी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेड रेवोल्यूशन के बारे में। सो रेड कलर में कौन से होते हैं, मीट होती है एंड टोमेटो होती है। सो दोनों की प्रोडक्शन के लिए रेड रेवोल्यूशन को लेके आए थे। टोमेटो तो भर के है इंडिया में। सो नेक्स्ट पिंक रेवोल्यूशन की बात करेंगे। पिंक रेवोल्यूशन जो है ऑनियन के लिए, ऑनियन पिंक कलर में होती है ना, ऑब्वियसली वाइट कलर में भी होती है, पर पिंक ऑनियन जो है इंडियन यानी देसी बोलते हैं इसको। ठीक है, वो वाइट कलर वाला शायद मुझे लगता है कि वो हाइब्रिड है। ग्रे रेवोल्यूशन, सो ग्रे रेवोल्यूशन जो है फर्टिलाइजर्स की बढ़ाने के लिए, इसको क्यों बढ़ाना है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, पर फिर भी बढ़ाने के लिए इसको ग्रे रेवोल्यूशन को लेके आए थे। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है, फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, जितना ज़्यादा फर्टिलाइजर्स डाल रहे उतना ज़्यादा हमारे खाने में, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इतना ज़्यादा केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। ओके, ये बहुत बुरी बात है। तो चलो अगर हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है पूरे फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर हम बात करेंगे ब्राउन रेवोल्यूशन, सो ब्राउन कौन सा होता है, लेदर की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्डन फाइबर, सो ये जूट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, याद रख लीजिए। ठीक है ना, The political guru of Mahatma Gandhi was Gopal Krishna Gokhale.
सो आप लोगों को पता ही होगा हमारे महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, वो है गोपाल कृष्ण गोखले। सो इतना चीज़ तो पता ही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जामिनेशन एसएससी हो, रेलवे है, काफ़ी बार एग्जाम देखने के लिए मिलता है। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। सो फिर आंसर करके आ जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। देन हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत। ओके, सो ये 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1869 में, ठीक है, पता ही है ना। सो फिर क्या हुआ है, कहाँ पे हुआ है, पोरबंदर में हुआ है, ठीक है। पोरबंदर कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और इसी दिन को, इनका जन्मदिन को हम अक्टूबर 2 को क्या मनाते हैं, नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। ओके, सो ये साउथ अफ्रीका चले गए थे 1893 में, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई किया है, लॉ पढ़ाई किया, फिर वापस आ गए हैं 9 जनवरी, राइट, 9 जनवरी 1915 को वापस आ गए थे। सो इस दिन को हम मनाते हैं अगेन एनआरआई डे मनाते हैं, ठीक है ना। उनका जन्मदिन नॉन वायलेंस डे हो गया, उनका इंडिया वापस आना तो 9 जनवरी एनआरआई डे हो गया। फिर इनका जो डेथ हो गया था ना 30 जनवरी 1948 में इनका डेथ हो गया था। ओके, इनको शॉट किया गया बुलेट से, ठीक है ना, इसलिए इनका डेथ हो गया था। और इस दिन को हम क्या मनाते हैं, जनवरी 30 को हम मनाते हैं मार्टियर्स डे, इंडियन मार्टियर्स डे, ठीक है ना। तो चलो थोड़ा और देखें क्या, तो चलो। सो अगर हम इनके बारे में और बात करेंगे तो और क्या है, आईएनसी में इन्होंने प्रेसिडेंट थे, और कौन से सेशन में थे, 1924 बेलगाम सेशन में इन्होंने प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करेंगे, सो ये मॉडरेट्स जो थे ना, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, पता है ना, उनके लीडर थे मॉडरेट्स के। अगर हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे, कुछ भी स्पेलिंग गलत हो रहे हैं ना, उस पर कॉन्सेंट्रेट मत करो। सो जो भी एक्सट्रीमिस्ट है ना, इनका लीडर कौन था, लालपाल बाल जो है एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है लीडर थे मॉडरेट्स के, ठीक है ना, इतना ही रखते हैं। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत हो गया इसके एक्सप्लेनेशन। सो कल से ना हम इतना एक्सप्लेनेशन नहीं रखेंगे, थोड़ा रखेंगे एंड वन लाइनर्स ज़्यादा करेंगे, ठीक है ना। सो पियादासी एंड देवनाम पिया, दीज बोथ टाइटल्स वे अडॉप्टेड बाय द ग्रेट किंग अशोका। सो अशोका जो है, इनको टाइटल दिया गया है पियादासी एंड देवनाम पिया। सो अगर हम अशोका की बात करेंगे थोड़ा, सो ये कौन से डायनास्टी से बिलोंग करते हैं, मौर्यन डायनास्टी से बिलोंग करते हैं। सो अगर हम बात करेंगे इसका फाउंडर कौन है, मौर्यन डायनास्टी का फाउंडर कौन है, वो है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होने वाली है। सो देखना कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यहाँ पे फाउंडेशन किया गया है चाणक्य के साथ मिलके इन्होंने फाउंडेशन किया है मौर्यन डायनास्टी का। कौन से डायनास्टी को खत्म किया है, नंदा डायनास्टी को इन्होंने खत्म करके मौर्यन डायनास्टी को खड़ा किया है। किसको मार के, धनानंदा को मार दिया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना, मार के मौर्यन डायनास्टी बनाया। सो अगर चंद्रगुप्त मौर्य के सन यानी बेटा कौन था, बिंदुसार था। सो अभी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो ले लिया था लास्ट में, वो है जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म ले लिया था।
देन बिंदुसार, बिंदुसार के बाद किंग अशोका का जन्म हुआ था। बिंदुसार इनके फादर थे, ठीक है ना, अशोका के। तो अशोका ने यहाँ पे क्या किया है, 261 में, 261 बीसी में क्या हुआ था, कलिंगा का वॉर हुआ था, कलिंगा का वॉर हुआ था। सो कलिंगा का वॉर यहाँ पे हुआ तो इन्होंने इसके बाद इनको ना बहुत दिमाग खराब हो गया था देख के, पूरा खून खून देख के दिमाग खराब हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या लिया है, बुद्धिज्म ले लिया है, क्योंकि उनसे नहीं हुआ इतना खून देखना। उन्होंने क्या किया है, सोचा है बहुत अच्छे से करूँगा, अब से मैं शांति से करूँगा। ओके, वायलेंस इन्होंने तब से छोड़ दिया है और बुद्धिज्म ले लिया है। सो अभी बुद्धिज्म ले लिया है तो बुद्धिज्म का काउंसिल, थर्ड काउंसिल के प्रेसिडेंट थर्ड काउंसिल के प्रेसिडेंट थे अशोका। ये कब हुआ था थर्ड काउंसिल, 250 बीसी में हुआ था, ठीक है ना, 250 बीसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था प्लेस, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है ना। और चेयरमैन कौन है, और चेयरमैन है मोगलीपुट्ट तिस्या, इसके चेयरमैन थे। थोड़ा ध्यान से सुना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है। मोगलीपुट्ट तिस्या। सो थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस में कंसंट्रेट मत करिए, ठीक है ना। तो चलो आउटकम क्या आया है, सो इसकी आउटकम क्या थी अभी बात करेंगे। तो अभी दामा पिटाका, अभिदामा पिटाका बुक जो है लिखा गया है, यानी पूरा कंप्लीट हो गया है इस काउंसिल के बाद में, ठीक है ना। सो यहाँ पे अभिदामा पिटाका आउटकम था, चेयरमैन थे मोगलीपुट्ट तिस्या, प्लेस पाटलिपुत्र, प्रेसिडेंट इसको प्रेसाइड किया है अशोका ने। थर्ड काउंसिल हुआ था कहाँ पे, 250 बीसी में हुआ था, ठीक है, याद रख लीजिए। तो चलो नेक्स्ट वन लाइनर देखते हैं। सो काजीरंगा नेशनल पार्क, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, Kaziranga National Park is in which state? Kaziranga National Park has been recognized as UNESCO World Heritage Site in which year? पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, सुनना। सो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क ना यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आती है, ठीक है ना, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर आती है काजीरंगा नेशनल पार्क। सो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है 1985 में, यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, ओके, काजीरंगा नेशनल पार्क को। एंड इस पार्क किस लिए फेमस है अगर हम देखेंगे तो ये वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अगर हम असम की बात करेंगे कौन से नेशनल पार्क से, यहाँ पे देखना ये काजीरंगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। मानस नेशनल पार्क है, ओके, देन डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, ठीक है, और औरंग नेशनल पार्क है, और कौन से है, नामेरी है, ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क है, और कौन से, लास्ट वन राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ठीक है ना। इतने नेशनल पार्क हमारे असम में हैं, ओके। अगर हम असम की बात करेंगे एक बार सीएम एंड गवर्नर भी रिवाइज कर लेते हैं। सो असम का सीएम कौन है बताइए ना, सर्बानंद सोनोवाल है ना, याद रखना, लिख दूं पूरा, ठीक है। तो चलो गवर्नर की बात करेंगे। सो गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी है, ठीक है, असम की, ओके, याद रखना इतनी सी बात, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर सो ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। सो
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ मार्च। 15th ऑफ मार्च को यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है पूरा दुनिया में, ठीक है। सो क्यों मनाया जाता है? हम कंज्यूमर से, राइट, कुछ लाइक हम कुछ भी खरीद रहे हैं ना, तो हम कंज्यूमर बनते हैं, ओके। तो क्या हुआ है यहाँ पे, वो कंज्यूम जो कर रहे हैं ना, यानी कुछ भी खरीद रहे हैं, उसमें अगर अडल्ट्रेशन हो गया, कुछ गंदा हो गया उसमें, तो हमको कोर्ट में, ये कंज्यूमर कोर्ट भी होती है, वहाँ पे जाके हमको कंप्लेन करने का राइट होता है, ठीक है ना। ओके, हमको राइट प्रोडक्ट लेने का अधिकार है जब हम पैसे दे रहे हैं। सो इसलिए ये बनाया गया था, ठीक है। सो चलो, सो मार्च की बात कर रहे हैं, तो मार्च में इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। मार्च 8 को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम 16 ऑफ मार्च के बारे में बात करेंगे। 16 ऑफ मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये याद रख लीजिए। अभी बहुत वैक्सीन चल रहा है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 ऑफ मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट 22 का बात करेंगे। 22 वर्ल्ड वाटर डे होता है। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 ऑफ मार्च को, ठीक है। सो नेक्स्ट हम 21 ऑफ मार्च के बारे में बात करेंगे। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे होती है, ठीक है। देन यहाँ पे 3 ऑफ मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। सो नेक्स्ट यहाँ पे 24 ऑफ मार्च को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। देन 27 ऑफ मार्च को थिएटर डे, वर्ल्ड थिएटर डे होता है, ठीक है। सो इसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक भी ना आपको नहीं मिलेगा जो अनइम्पोर्टेंट है, सब कुछ याद रखना है, ठीक है। लिख लीजिए अपने बुक में। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया है यहाँ पे, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। सो हमारे 22 पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 22 पार्ट्स में 18th पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में लिखा हुआ है। सो अभी इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में इन डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। आप कहे तो इमरजेंसी भी कर लेंगे, पर पूरा 10 मिनट 20 मिनट यही चले जाएगा। पार्ट्स के बारे में देखना नेक्स्ट क्लास में करेंगे पक्का, ठीक है। सो यहाँ पे देखना पार्ट 18 है। थोड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता देती हूँ, याद रखना। 22 के 22 करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी, थोड़े इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। सो पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे, तो इसमें यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में आर्टिकल्स है, ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, तो इसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड है, सिटीजनशिप। ओके, ध्यान से रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाता है। एग्जैक्टली देखो क्वेश्चन ऐसे बनता, पार्ट 18 में क्या है, पार्ट 17 में क्या है, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 3 नहीं देखा क्या बहुत बार। पार्ट 3 इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको बहुत पता ही होगा, फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। सो यहाँ पे 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है ना। पार्ट 5 में यहाँ पे यूनियन के बारे में है, ठीक है। अगर हम 17 की बात करेंगे, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट कौन से है इम्पोर्टेंट, 10 के बारे में बात करेंगे, तो स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में इसमें है, ठीक है ना, स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ओके, और कौन से है, 20 में क्या है, अमाइंडमेंट्स के बारे में है, ठीक है ना। आर्टिकल 368 अकेला इसमें डील करता है अमाइंडमेंट से रिलेटेड। ओके,
सो इतना ही रखते हैं। सो चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। इतना जो बताया ना याद रख लीजिए। सो चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो 10th वन, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, याद रख लीजिए, बोलना नहीं है, याद रख लीजिए। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं आज का क्लास। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके, सेशन अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। ओके, सो चलो एंड भूलना मत इस क्लास को ना रिवाइज ज़रूर करना है। क्यों रिवाइज करना है, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना, ज़रूर कुछ ना कुछ आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। एटलीस्ट मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, इसमें कुछ भी गलत नहीं पढ़ा रही हूँ। बहुत इफ़ेक्टिव क्लास है ये, आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो चलो रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। सो चलो इतना ही रखते हैं एंड याद रख लीजिए, अपने आप को छोटा मत समझो। आई कैन एंड आई विल। सो सुबह उठ के मिरर में देख के एक बार आई कैन एंड आई विल 10 बार बोल दीजिए। आई कैन एंड आई विल बहुत बार बोल दीजिए, इससे आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आपको बूस्ट मिलता है कि आप कर सकते हो, ठीक है ना। सो इस चीज़ को करिए, आप करके देखो 1-2 दिन, पता चलेगा आपको कितना इफेक्टिव है, ठीक है। सो चलो कल मिलते हैं दूसरे क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय।